नमस्कार। निर्णय की घड़ी के अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे भारत बनाम इंडिया। आजकल मुद्दा चला हुआ है भारत इंडिया, देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर देना चाहिए। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वाकई में भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत का नाम तो भारत है ही, लेकिन क्या इंडिया हटा देना चाहिए, इंडिया शब्द? इसके मूल में हम इंडिया शब्द पर ही जाते हैं कि इंडिया शब्द आया कहाँ से। हम्म। निश्चित तौर पर साफ साफ समझ में आएगा कि यह अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया नाम है। हम्म। अब अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम इस देश को क्यों दिया, इस देश के लोगों को इंडियन नाम क्यों दिया। जी। और शब्दकोश की में जाएंगे, उनका ही सुप्रसिद्ध शब्दकोश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह जो भी है, हम्म। तो उसमें भी साफ साफ दिखाई देता है हम्म। कि इंडिया या इंडियन, इंडियन माने गंवार। हाँ, ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन ही नहीं, गंवार, अशिष्ट, असभ्य, मतलब अर्ध सभ्य, इस तरह की चीज़ें हैं। और उनसे भरा हुआ देश यानी इंडिया, हाँ। तो वो भी मतलब असभ्य लोगों का देश। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन्हें इस देश पर राज करना था। राज करने की सबसे अच्छी तकनीक होती है, सबसे दीर्घकालिक तकनीक होती है कि उस देश के लोगों का आत्मविश्वास अपने आप में कम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इस नाते उन्होंने हमारे साथ एक खेल किया। और अगर आज़ादी के बाद वही शब्द चलते रहते हैं, वही धारणाएं चलती रहती हैं, तो निश्चित तौर पर यह किसी भी देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इस नाते इंडिया शब्द हटा करके भारत करना पूरी तरह उचित है, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के हित में है। तो क्या इंडिया शब्द हटाकर अगर भारत शब्द कर दे, इससे क्या भारत का उत्थान होगा, क्या फ़ायदा होगा इससे? असल में उत्थान पतन का सीधा मामला उस देश के लोगों से जुड़ा होता है। हम्म। अगर किसी देश के लोग हीन भावना से ग्रस्त हों, जो कि इंडिया शब्द के नाम से लागू उच्चारित करने होता के है। मूल में है, मूल उसका यही है कि आप में हीन भावना हो। तो अगर हीन भावना से ग्रस्त लोग रहेंगे, तो वो फिर किस देश के लिए कितना विकास कर सकते हैं, किस देश का कितना उत्थान कर सकते हैं? न वो अपना उत्थान कर सकते हैं, न किसी देश का उत्थान कर सकते हैं। अच्छा, भारत का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। भारत दो शब्दों का मेल है। इंडिया का तो आपने बताया अभी कि इंडिया का मतलब गवार, मूर्ख। हाँ, भारत का मतलब बताइए। भारत दो शब्दों का मेल है, भा और रत। भा माने प्रकाश, रत माने लगा हुआ या उसी में लगातार चलता हुआ, यानी प्रकाश की यात्रा में लगातार चलता हुआ, प्रकाश की यात्रा में लगा हुआ, या प्रकाश के साथ जीने वाला। तो प्रकाश मतलब आत्मज्ञान। हाँ, आत्मज्ञान हो, हर तरह का ज्ञान हो, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। प्रकाश का सीधा सीधा मतलब यही है। मतलब यहाँ का नाम अगर पहले भारत था, तो उसका तात्पर्य कि हमारे ऋषि मुनि प्रकाश की खोज में हमेशा लगे रहे। हमारा प्राचीन इतिहास भी यही कहता है, यह देश सोने की चिड़िया या विश्व का सर्वोत्तम देश, सबसे समृद्ध देश यूं ही नहीं बन गया था। जाहिर है, लोग यहाँ अपने बारे में सोचते थे, अपने उन्नति के बारे में सोचते थे, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचते थे। इस नाते यह देश इतना समृद्ध और उस समय देखिए तो शक्तिशाली भी कह सकते हैं, हो पाया था। तो क्या देश का नाम जो इंग्लिश में है इंडिया, वो ही हटाना उचित है, या कुछ प्रयास ये किया जाए कि देश से अंग्रेजी भाषा को कम करके हिंदी भाषा को ज़्यादा वरीयता दिया जाए? आज के समय में अंग्रेजी भाषा को वरीयता ज़्यादा दी जा रही है। वरीयता ही नहीं दी जा रही है, बल्कि अंग्रेजी ही अनिवार्य हो गई है। अंग्रेजी की एक अनिवार्य स्थिति है। बिना अंग्रेजी के हमारे देश में काम नहीं चलता। लेकिन यह चीज़ हमेशा से नहीं थी। यह चीज़ बाकायदे सुनियोजित ढंग से लागू की गई है। नहीं तो भाषा विज्ञान के स्तर पर देखें तो अंग्रेजी एक अवैज्ञानिक भाषा है। हिंदी चूँकि संस्कृत से जन्मी है और संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, इस नाते हिंदी में भी बहुत वैज्ञानिकता है। तो यह इस चीज़ को बाकायदे सुनियोजित ढंग से आपके यहाँ जमाया गया है, उसको स्थापित किया गया है। तो स्थापित क्यों किया गया है?
आपके आपकी रीढ़ तोड़ने के लिए, आपका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, आपका आत्मज्ञान तोड़ने के ख़त्म करने के लिए, तो इन चीज़ों को तो हटाना ही ज़रूरी है। इंडिया भारत तो एक पहलू है। सीधी सीधी बात है कि अंग्रेजियत की भावना, उसी के माध्यम से चलती आई गुलामी की मानसिकता, इन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। क्या अंग्रेजियत से, अंग्रेजी भाषा से हमारे संस्कार, शिष्टाचार, सभ्यता पर भी प्रभाव पड़ता है? पूरी तरह से उसका उद्देश्य ही यही है कि आपकी सभ्यता ख़त्म हो, आपकी संस्कृति ख़त्म हो, आपकी अपने आप के लिए जो एक उन्नत और सम्यक सोच है वह सोच ख़त्म हो। तो वो तो वही है ही। और इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, जो इंडिया शब्द है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ये नहीं हटाना चाहिए। विपक्ष क्या कहेगा? पक्ष वाले भी, यानी जो सरकार भी है, उसमें भी कितने लोग चाहते हैं कि अंग्रेजियत हटे। वो भी पूरी तरह नहीं चाहते हैं। बात कहने की कुछ और है, करने की कुछ और है। क्योंकि आज शिक्षा व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय सबसे ज़्यादा शोषण का, या यूँ कह लीजिए लूट मार का उद्योग बन चुका है। सर्वाधिक लाभ का उद्योग बन चुका है। और इस उद्योग में सारी पार्टियों के सारे नेतागण, अधिकारी लिप्त हैं। और चूंकि भाजपा इस समय सत्ता में है, तो हो सकता है इसके लोग कहीं ज़्यादा ही लिप्त हों। तो इतने बड़े फायदे के धंधे को कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो जिस भी दल का हो। और अगर अंग्रेजियत हटाते हैं, अंग्रेजी शिक्षा हटाते हैं, और उसी से जुड़ी हुई अंग्रेजी चिकित्सा हटाते हैं, तो इसमें उनको अपने अंग्रेजी चिकित्सा भी हटा देनी चाहिए। बिल्कुल, बात वही है। चीज़ें दोनों सब एक साथ ही साथ चलने वाली हैं। अंग्रेजी चिकित्सा तो तुरंत आराम देने वाली चीज़ है। आराम तो देने वाली है, लेकिन उसमें कितने कितने धोखे हो रहे हैं, और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए वो कितनी नुकसानदेह है, यह भी बार बार समझ में आता है, बार बार सामने आता है कि एक चीज़ की दवा करेंगे, दूसरा रोग पैदा होता है। तो ये रोग वगैरह, बीमारियां वगैरह, तो ये जो खाद वगैरह आजकल पड़ रहा है खेतों में, कीटनाशक वो का भी तो प्रयोग खेल हो रहा है। वही है। आपकी धरती से, आपकी प्रकृति से अलग चीज़ें वो हैं, और वो आपको कहीं न कहीं मजबूर करने वाली हैं, कहीं न कहीं से आपकी आंतरिक शक्ति को ख़त्म करने वाली हैं। मतलब प्रकृति से हम जितना दूर जाएंगे, बीमारियां उतनी हमारे करीब आएंगी। निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। अब आज के समय में, जैसे आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में यह चीज़ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमको किसका समर्थन करना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण। तो अंग्रेजियत में तो सभी लोग फंसे हैं, चाहे वर्तमान सत्ताधारी लोग हों या सत्ता में आने के लिए दरवाज़ा खटखटाते लोग हों। तो अब इसमें सिर्फ यही हम देख सकते हैं कि इसमें तुलनात्मक रूप में कौन कम नुकसानदेह है। अब जो कम नुकसानदेह समझ में आता हो उसको हम चुन सकते हैं। पूरी तरह ईमानदार तो कोई नहीं है। पूरी तरह ईमान मतलब चोर दोनों हैं, जो कम चोर है, हाँ, उसको जो कम चोर है उसको चयन करना हमारी मजबूरी है। उसको चयन करना हमारी मजबूरी। बस इतनी ही बात आती है। अच्छा, एक सवाल और है, कहीं न कहीं से उठता है कि क्या चुनावी दौर में शिक्षा को महत्व देना चाहिए? जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए भी कुछ अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए? अब यहाँ शिक्षा की बात होती है, तो शिक्षा के मायने हम क्या समझते हैं? क्या किसी चीज़ में डिग्री ले लेना ही शिक्षा है? डिग्री एक निश्चित पाठ्यक्रम में एक योग्यता के आधार पर जो उपाधि मिलती है वही डिग्री है। लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या आपको सम्यक ज्ञान देने वाला है? तो आज हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों से चली आती शिक्षा व्यवस्था में आज भी जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे देश की ज़रूरतों से, हमारी सभ्यता संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर अक्सर हमको भारी निराशा का सामना करना पड़ता है। अच्छा, हम इंडिया और भारत के मुद्दे पे आते हैं वापस से। तो क्या इंडिया नाम हटा पाना आसान है? असल में मामला इंडिया और भारत का मुद्दा से नहीं बात बनेगी। उसके अलावा यही देखना होगा कि इंडिया के साथ क्या चीज़ें आ रही हैं और भारत के साथ क्या चीज़ें थीं और क्या होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ, यही चीज़ गौर करने की है। ये बताइए। तो इंडिया के साथ जो चीज़ें आई वह इस देश से कटी हुई चीज़ें हैं।
अपनी ही ज़मीन को के प्रति हीन भावना भरने वाली चीज़ें हैं। अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने तरह तरह के शास्त्रों को, साहित्य को दोयम दर्जे का समझने की भावना है। यह इंडिया की भावना हो गई। और भारत की भावना है अपनी ज़मीन को समझने की, उसमें जो भी अच्छा बुरा है उसको और बेहतर करना, जो अच्छा है उसको स्वीकार करना, एक सम्यक समालोचना के साथ अपने भविष्य की उन्नति का रास्ता तैयार करना, यह एक सच्चे भारत की स्थिति होनी चाहिए, सच्चे भारत की पहचान है। और ये चीज़ इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके उद्देश्य ही यही थे कि आपको जो है किसी तरह से दीनहीन बनाया जाए, दोयम दर्जे का बनाया जाए, खुद आप में अपनी ज़मीन के प्रति एक बैर का भाव रखा जाए। जैसे कहा जाता है कि भारत की जो पहचान है वो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और भी बहुत कहा नहीं जाता है तो है ही, है ही। ये तो यथार्थ है। तो इंडिया ने यही किया है ना कि हम उसने राम को भी हास्यास्पद बना दिया, संदेहास्पद बना दिया, जबकि यहाँ जन जन में राम की बात होती रही है। हालांकि अंग्रेजियत के बढ़ते बढ़ते स्थिति यहाँ तक भी आ गई है कि आज वो स्थिति नज़र नहीं आती, लेकिन हम लोग अपने बचपन से लेकर जवानी के दिनों तक देखे हैं कि जब मज़दूर तौलता था या बनिया तौलता था तो अभी राम 2 राम 3 करके हर चीज़ हर तौल के साथ राम राम करता था। कहा गया है कि हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में बसे हैं राम। और अभी हमारा साइंस भी जब अभी उतना विकास तो नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी साइंस अब मान चुका है। साइंस ने नाम दिया जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है उसको गॉड पार्टिकल्स उसने नाम दिया है। तो साइंस भी कहीं न कहीं मानता है कि हाँ तो हर जगह हर हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे ज्ञान विज्ञान में जिन चीज़ों को इंडिया या इंडियन या अंग्रेजियत के माध्यम से पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया, उसको उपहास का मामला बना दिया गया, उन सारी चीज़ों में बहुत सुनियोजित ज्ञान विज्ञान है, बहुत तर्कपूर्ण चीज़ें हैं। आज कई शोधों के बाद हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हम अपने आदिकाल में पहले ही पहुँचे थे। लेकिन आज अगर किसी से कहा जाए कि हमारे यहाँ पुराणों में, वेदों में बातें थी, तो आज का तथाकथित आधुनिक पढ़ा लिखा सीधे सीधे उससे इनकार कर जाता है। वो वेद पढ़ ही नहीं रहा है, उसके बारे में कुछ पढ़ भी नहीं रहा है और अपनी अज्ञानता को मानने को तैयार नहीं है। आधुनिक पढ़ाई जिसको, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई पढ़ाई है हमारे देश में, उसका मूल ही यही है कि अव्वल तो तुम सही चीज़ जानने ना पाओ और जो जानते हो उसी पर अड़े रहो, उसके अलावा कुछ जानने का प्रयास भी ना करो, बल्कि उसको लात मार के ठेल दो। अच्छा, हमने सुना है कि कहीं न कहीं जब भारत को इंडिया बनाने के प्रयास कर रहे थे, भारत को इंडिया बनाने का लोग प्रयास कर रहे थे, तो हमारे इतिहास को कहीं न कहीं बदल के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। उसके लिए तो बदलना पड़ेगा ही ना। जब हमको मतलब मानसिक रूप से गुलाम बनाना है तो हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण चीज़ों को पृष्ठभूमि में डालना ही है, डाला भी गया। और हमारे सभ्यता में जो ज्ञान विज्ञान रहा है, संस्कृत में जो सुचिंतन रहा है, उसकी हंसी उड़ाना ही है। जैसे संस्कृत जो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत के बारे में एक आम धारणा बना दी गई कि यह जो है पंडितों की कर्मकांड की भाषा है, जबकि यथार्थ क्या है? यथार्थ ये है कि संस्कृत में मुश्किल से 5% साहित्य ही ऐसा है जो कर्मकांडीय है। 95% साहित्य लौकिक साहित्य है। और सबसे ज़्यादा संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा ही सबसे ज़्यादा चरित्र का निर्माण करती है। जी, बस सीधी सी बात है कि जो अब इतनी उन्नत सभ्यता से जुड़ी भाषा थी, जिस भाषा में इतनी उन्नत सभ्यता बही है, चली है, बढ़ी है, तो वह सबसे उन्नत भाषा तो होनी ही होनी है। और वैसे भी संस्कृत को देववाणी कही गई है। देववाणी इसीलिए कहा गया, देवताओं की वाणी तो सर्वश्रेष्ठ होनी ही चाहिए। वह भाषा के स्तर पर इतने ऊंचे स्तर पर थी कि उसको मनुष्य से ऊपर देवता की भाषा तक कह दिया गया। अच्छा, हमारे यहाँ इंडिया में आकर जब भारत को लोग इंडिया बनाए तो संस्कृत को नीचा गिरा दिए, लेकिन अपने आज लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। विदेशों में संस्कृत की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, यूनिवर्सिटी संस्कृत की ओपन हो रही है। चीज़ें बहुत अलग अलग ढंग से हैं। जैसे अगर कई बातों पर गौर करेंगे
तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ बहुत गलत ढंग से स्थापित की गई हैं। और एक संयोग नहीं है कि जब तक यूरोपीय देशों का, पश्चिमी देशों का भारत से संपर्क नहीं हुआ था, हाँ। तब तक उनके यहाँ न कोई खोज हुई थी, न कोई आविष्कार हुआ था। भारत से संपर्कों के बाद उनके यहाँ सारे आविष्कार हुए हैं। अच्छा, ये भी एक विचारणीय मुद्दा है। बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही पुस्तकों से कुछ सूत्र लेकर के उन्होंने अपना काम कर लिया और उन्हीं पुस्तकों को, उन्हीं ज्ञान को हमसे अलग कर दिया, तरह तरह की हीन भावना से, तरह तरह के प्रचार से, दुष्प्रचार से। निश्चित रूप से इसमें हमारे समाज के, हमारे देश के उच्च वर्ग ने भी बहुत गलत भूमिका इसमें निभाई होगी, क्योंकि अगर वो इसके प्रति चैतन्य होते तो ऐसा संभव नहीं था। तो कहीं न कहीं उसमें हमारी भी लापरवाही बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें कुछ शक नहीं है, निसंदेह ऐसा है। चलिए ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, फिर फिर मिलेंगे। मिलेंगे।